जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम जो हमारा रिसेंट टेस्ट पेपर हुआ है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट पेपर को आपको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसको भी आपको पूरा तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुटअप किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर है इसका हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि फिजिक्स का पार्ट और केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बार बराबर होता है। तो एक बार किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है? हु सेड द बॉडी रिमेन्स एट द रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स? तो आपने अगर न्यूटन के तीनों नियम पढ़े होंगे तो ये पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये किसका कथन है फ्रेंड्स? ये न्यूटन का कथन है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स तब होती है जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, तब उसमें होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो पहला अगर ऑप्शन हम देखें तो चलती हुई गोली में क्या होगा? गोली चल रही है तो क्या है वो गतिमान अवस्था में, तो उसमें ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा, बहते हुए पानी भी बह रहा है, गति कर रहा है, इसलिए उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। चलते हुए हथौड़ा भी हैमर से भी उसमें गति हो रही है, तो इसमें भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। खींचे हुए धनुष को जब खींचा जाता है फ्रेंड्स, उसको स्ट्रेच किया जाता है, तब तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब उसे पूरी तरह से खींच दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो उसमें क्या होती है फ्रेंड्स? उसमें स्थिर ऊर्जा होती है पूरी तरह से। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? खींचे हुए धनुष में। नेक्स्ट है संवेग का मात्रक, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट पूछ लेते हैं, इसकी वीमा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आईएमपी फॉर्मूला, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछा है? उसका मात्रक पूछा है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ये है वेग। वेग क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका जो यूनिट है डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या आएगा? यूनिट आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इसकी वीमा भी निकाल सकते हो। वीमा भी पूछने के लिए अगर आ जाती है तो एमएलटी होती है, वीमा डायमेंशन जिसे हम कहते हैं। किलोग्राम के लिए कैपिटल एम यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस के लिए एल यूज़ किया जाता है, और टाइम के लिए टी। अब टाइम नीचे है तो ऊपर लेके आएंगे तो -1, तो MLT-1 इसका वी में सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से आप सूत्र की मदद से एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हो। तो सभी के सूत्र तो आपको कम से कम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहाड़ी जो है उसमें सड़कें सीधी ऊपर नहीं जाती, वरन धीरे धीरे घूमकर, ऐसे गोल गोल घूमकर सड़क ऊपर की ओर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? द माउंटेन्स रोड डू नॉट गो स्ट्रेट अप बट गो अप ग्रेजुअली, वाई सो? क्यों होता है फ्रेंड्स इससे? क्योंकि पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो घूमती हुए सड़क पर गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, या फिर घूमती हुई सड़कों में घर्षण की अधिकता से गाड़ी आसानी से चलती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, स्ट्रेट में भी घर्षण उतना ही होगा और घूमने वाली में भी घर्षण। घूमती सड़कों पर दुर्घटनाएं कम होती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो घूमती हुई सड़कें होती है ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण, ऊपर चढ़ने के लिए जो गुरुत्वाकर्षण है उससे उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अदिश राशि कौन सी है? विच इज़ द स्केलर क्वांटिटी? ये भी आईएमपी टॉपिक है। सभी की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला सभी की याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले से आप बता भी सकते हो फ्रेंड्स कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ऊर्जा, संवेग मैंने अभी बताया, तो संवेग में तो क्या है कि वेग का यूज़ हो रहा है। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी सदिश राशि होगी। बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। तो यहाँ पर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा में किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ परिणाम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव। प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जा सकती है। तो रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू दोज रेज ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू।
तो फ्रेंड्स रमन प्रभाव जो है, रमन प्रभाव में क्या होता है कि अगर कोई सी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, बिखर जाती है, अपनी जो आवृत्ति है उसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग या तरंगदैर्घ्य के अकॉर्डिंग अलग अलग बिखर जाती है। तो फ्रेंड्स ये किसके लिए पॉसिबल है, ये जो रमन प्रभाव है, केवल द्रवों के लिए, प्रिज्मों के लिए, हीरो के लिए, या सभी पारदर्शी माध्यम के लिए? तो फ्रेंड्स सभी पारदर्शी जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उन सभी के लिए रमन प्रभाव जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, किसी भी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस को आप कह सकते हो कि अभिदृश्यक लेंस, और ये होता है नेत्रक लेंस, और ये होता है अभिदृश्यक लेंस। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है इसमें, तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से लेंस उपयोग में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वस्तु के प्रतिबिंब को जब बड़ा दिखाना हो तो हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना होता है, तो इसलिए इसमें उत्तल लेंस, 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कितने लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है, तो 2 का उपयोग किया जाता है। इसकी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? तो फ्रेंड्स इसकी जो इमेज है, हमेशा जो आपको याद रखना है, इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो आभासी बनेगी और उल्टी बनेगी, वर्चुअल और रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं आपको याद रखना है कि जो पानी है, वाटर है, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर यूज फॉर? क्या एसी में किया जाता है, डीसी करंट में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए उपयोग में किया जाता है, कम ज़्यादा करने के लिए, और इसका उपयोग सिर्फ अल्टरनेट करंट में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स ये, स्पीड ऑफ द साउंड। तो सबसे धीमी किस में होती है? तो आपको ये रिलेशन कॉपी में नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा तो ठोस में होती है, उसके बाद उससे कम होती है लिक्विड यानी कि द्रव में होती है, और उससे कम होती है गैस में। ठीक है, ये होता है इसका क्रम। अब हम ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो इसमें से लोहा और जल की अगर हम बात करें तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा इन दोनों की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोहे की होगी क्योंकि ये ठोस है, उसके बाद होगी जल की क्योंकि ये लिक्विड है। अब बात आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब ये दोनों गैस है, इन दोनों की कम होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों में भी किसकी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? तो मैं आपको एक और बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स कि सबसे जो ज़्यादा होती है वो हीलियम की होती है, उससे कम होती है किसकी? हाइड्रोजन की, और उससे कम होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से पहले आती है हमारी जो वायु, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर। तो ये क्रम होता है गैसों में भी। गैसों में भी जो है ध्वनि अलग अलग होती है। तो यहाँ पर किसका ऑप्शन पूछा है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होगी और ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। तो स्पीड ऑफ द जो साउंड है सबसे कम फ्रेंड्स किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स दूरबीन की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी जो आवर्धन शक्ति यानी कि मैग्नीफिकेशन पावर है, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। वो होता है -f0/fe। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अगर हम साइन हटा दें, साइन इसलिए हटा देते हैं क्योंकि ये लेंस जो उसमें लेंस उपयोग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग है माइनस का साइन लगाना। पर यहाँ पर अगर हम फोकस दूरियों की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और ये होता है नेत्रक लेंस यानी कि आई पीस। तो मैग्नीफिकेशन पावर कब बढ़ेगी फ्रेंड्स? जब आप अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ा दोगे। ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है और ये नेत्रक लेंस की फोकस दूरी होती है। तो किसको बढ़ाने से मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ेगी फ्रेंड्स? अभिदर्शक लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग है आप हम ये हम आंसर दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। लास्ट जो पेपर मैंने टेस्ट पेपर करवाया था उसमें एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया था, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। वो था 4/3 पाई
RGD, जहाँ पर D डेंसिटी होती है, R रेडियस होती है पृथ्वी की और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व G के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल नहीं, अगर नीचे होता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जी पर निर्भर नहीं करता तो ये भी नहीं है। जी का जटिल प्रकार एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये भी नहीं है। तो जी के क्या होता है, ये जो डेंसिटी है ये जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित परिपथ पर, ये परिपथ दे के रखा है, आप इसमें बताना है कि प्रत्येक प्रतिरोध है, ये ऊपर एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध नीचे है, इसमें धारा का मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जब भी करंट यहाँ से फ्लो होगा, आई करंट मान लो फ्लो होता है, तो ये दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में। अब इन्होंने पूछा है कि ये प्रत्येक प्रतिरोध में, मतलब हर एक प्रतिरोध में कितना करंट फ्लो होगा। तो दोनों प्रतिरोध तो सेम है, तो दोनों प्रतिरोध में करंट भी सेम होगा, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR होता है। वोल्टेज इन्होंने 6 दे के रखा है, करंट की वैल्यू पूछी है, रेजिस्टेंस इन्होंने 3 दे के रखा है। दोनों रेजिस्टेंस जब सेम होंगे तो वैल्यू करंट की दोनों में सेम आएगी, जो कि कितनी आएगी? 2 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन वैसे परिपथ तो नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ओम्स लॉ भी IMP टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप इज। जब वस्तु को फ्रेंड्स ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान क्या होता है? नीचे फेंकने वाली जो वस्तु, नीचे आने वाली वैल्यू की जो जी का मान है, दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु को नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट काम करता है। तो ऊपर जब भी वस्तु फेंकी जाती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है आपको नेगेटिव लेना है, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान आप सभी को पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको 10 भी कभी कभी हम कंसिडर कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो जी का मान तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ में ऊपर जाने पर नेगेटिव और नीचे आने पर पॉजिटिव आपको लेना होगा, ये न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट पोर्शन फ्रेंड्स, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा हमारे केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ये मोस्ट IMP टॉपिक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं। हाइड्रोजन के जो ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, वो हाइड्रोजन को विस्थापित या फिर रिप्लेस नहीं करती है, और जो इसके नीचे वाली होती है वो क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। तो ऊपर वाली तो बहुत सारी मेटल है, आपको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या क्या चीज़ याद रखें, एग्जाम में भूल ही जाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, नीचे वाली जो धातु है, 4-5 धातु ही हैं, उनका नाम याद रख लीजिए, बाकी को छोड़ के जितनी भी होंगी वो सब ऊपर ही आएंगी और वो विस्थापित कर देगी। तो नीचे वाली धातु कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? इसके नीचे आती है फ्रेंड्स कॉपर, सिल्वर और सोना, ठीक है, ये जो धातु है इसके नीचे आती है। तो इसके नीचे वाली जो धातु है रिप्लेस नहीं करेगी। तो यहाँ पर जिंक और मैग्नीशियम और आयरन तो तीनों इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो रिप्लेस कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ऊपर ही बिलोंग करती है। तो जो कॉपर है फ्रेंड्स, ये क्या करती है? हाइड्रोजन के नीचे आती है, और नीचे वाली जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, एनोड इज एन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एनोड कैथोड मतलब 2 रॉड लगी होती है इस तरह से। तो उसमें जो एनोड होता है, एनोड क्या होता है? एनोड फ्रेंड्स वो होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर जिस पर छूट जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों आकर इकट्ठे कर लेते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, ऑक्सीकरण होता है, उसे कहा जाता है एनोड। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं, इसलिए क्या है? एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तत्व की परमाणु संख्या दे के रखी है, परमाणु संख्या कितनी दे के रखी है फ्रेंड्स? 35 एटॉमिक नंबर, वो आपको 35 दे के रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे के रखे हैं? 18 दे के रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या तो आपने पढ़ी होगी कि जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछी है, तो फ्रेंड्स प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर भी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे रखे 18, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर कितने होंगे? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के पारमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस, मतलब एटॉमिक मास की यहाँ पर यूनिट पूछी है, तो फ्रेंड्स वो क्या होती है? उसको हमेशा AMU एटॉमिक मास यूनिट में उसको
व्यक्त किया जाता है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है? अपचायक कौन से पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स? अपचायक की डेफिनेशन ही ये होती है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें कहा जाता है अपचायक। तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, उन्हें कहा जाता है अपचायक। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। ये अपचायक और ऑक्सीकरण जो टॉपिक है ये मोस्ट आईएमपी है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आप कॉपी में नोट कर सकते हो वो सब कर लेना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचायक के बारे में हमेशा ही कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, जिस पर इलेक्ट्रॉन आके छूट जाते हैं उसे कहा जाता है एनोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो फ्रेंड्स जल, पारा और सोडियम क्लोराइड। अगर इनमें बात करें तो जल और पारा तो क्या है? तत्व है, क्योंकि नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। NaCl क्या है? ये एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, इसे सोडियम और क्लोरीन की मदद से बनाया जाता है। और वायु जो है, वायु में कोई अनुपात फिक्स नहीं होता, और जिसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं होता उसे जो है मिश्रण कहा जाता है। तो वायु क्या है? एक मिश्रण यानी कि मिक्सचर है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वायु यानी कि एयर। ये भी IIMP टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस के ज्वलनशील भाग का अधिकांश भाग होता है। मोस्ट ऑफ द इनफ्लेमेबल पार्ट ऑफ द काउडक गैस इज। तो जो गोबर गैस है, नेचुरल गैस भी, बायोगैस भी जिसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो इसका जो अधिकांश भाग है, मतलब इसमें क्या मैक्सिमम पाया जाता है? फ्रेंड्स इसमें CH4 यानी कि मीथेन पाई जाती है। इसका मैक्सिमम पार्ट मीथेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स अभी मैंने अयस्क से रिलेटेड जो है एक वीडियो आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वीडियो केमिस्ट्री का बनाया है, उसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अयस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये IIMP टॉपिक है, एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पर लोहे के अयस्क के बारे में बात करी है, तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? वो हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का निम्नलिखित में से किस धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नाइट्रिक एसिड हैज़ नो इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? फ्रेंड्स ये मैंने अभी जो बताया था ना कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल उसको विस्थापित कर देगी और नीचे वाली विस्थापित नहीं करेगी। तो ये उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर पूछा है कि नाइट्रिक एसिड, अब तांबा, सोना, पारा, चांदी, ये सभी जो गैस है ये तो हाइड्रोजन के नीचे बिलोंग करती है, सभी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। लेकिन फिर भी इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन ही नहीं करती है, मतलब उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है? तो फ्रेंड्स वो होती है गोल्ड, क्योंकि इसे नोबल मेटल भी कहा जाता है। यह आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस 25 जो है इसका पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, और 25 इस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।